हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट आपका 8 है, जिसमें हम अपवाय तंत्र की बात करेंगे। अपवाय तंत्र ये देखिए आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाला। स्टेट पीसीएस इसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों सब्जेक्ट को कंप्लाइनेशंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर कोई यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कोई भी देना चाहता है तो उसको देख सकता है आराम से। और यूपीएससी के लिए तो है, तो सारी चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर की। हाँ, वनडे एग्जाम वाले भी देख सकते हैं। यूपीपी है, आर ओ को तो मोस्ट कंपलसरी हो ही जाएगा क्योंकि उसमें बड़े डीप क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मैं बेसिक इंट्रो कराता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे क्वेश्चन आए हैं तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो रैंकर मेकर के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। तो टॉपिक है अपवाय तंत्र। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं अपवाय तंत्र होता है क्या, ड्रेनिंग सिस्टम है ये है क्या। तो निश्चित जो वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाय कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से मतलब कहीं से जो एक के नदियाँ ऐसी बह रही हैं, ये सब आपके अपवाय तंत्र होता है। इन वाहिकाओं को, इन जो वाहिकाओं की जो जाल हैं, जाल को ही अपवाय तंत्र मतलब इधर से आ रही हैं, कुछ इधर से भी आ रही हैं, तो ये सारा एक जाल के नुमा बन जाता है, एक ट्री नुमा है। ढेर सारे टेको टाइप्स के रहेंगे, फिर आके कहीं ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी में, या आपकी अरब सागर में गिरे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे हिंद महासागर में। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती है, कहाँ पे गिरती है। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गई है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाय कहते हैं। ओके, अब तंत्र कैसे कहेंगे, तो इन वाहिकाओं के जो नदियों को वाहिका है, इन वाहिकाओं के जो जाल बन जाता है ना, जाल को अपवाय तंत्र कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें रहेगा हिमालयी नदियों का अपवाय तंत्र। तो हिमालयी जो नदियां हैं मतलब कहीं ना कहीं जो हिमालय से निकलती होंगी। अभी देखिए जो क्वेश्चन नहीं उठा रहे, सीधा थोड़ा डेफिनेशन आपको करा रहे हैं। तो हिमालयी नदियों का जो अपवाय तंत्र है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, जो पूर्ववर्ती अपवाय की उदाहरण है। कैसी है ये पूर्ववर्ती नदियों के अपवाय के उदाहरण, अभी आपको समझाएंगे पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है। तो ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती है। निरंतर अपर्दन कार्य का मतलब अगर ये हिमालय बना है, यहाँ से कहीं से निकली है और इसको अपर्दन करती आ रही हैं, ढेर सारी जो रिवर्स निकली मतलब हिमालय को का क्षरण कर रही हैं, तो अपर्दन क्रम की नदियाँ हैं। अतः इनके द्वारा जो गार्ज है तो किसका निर्माण करती हैं, ये गार्ज का निर्माण करेंगी और महाखंड का भी निर्माण करेंगी। ये जो उतनी भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो गार्ज और महाखंड का निर्माण इससे होता है। तो इस प्रकार की नदियाँ जो हैं, जो सिंधु हैं जैसे, तो नदियों के नाम अगर हम आपको बताएं तो सिंधु हो जाएगा, इसको हटा देते हैं फिर देखते हैं। कौन सा हो जाएगा, सिंधु हो गया। सिंधु के बाद आपका जो है सतलज हो जाएगा, सतलुज। ओके, गंगा हो गई है ना, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो इसमें मोस्टली जो अभी हमें देखना है वो बताते हैं आपको। ब्रह्मपुत्र है, तो जो हमें अपवाय तंत्र देखना है वो 3 तरीके के आपके रहेंगे। एक तो सिंधु नदी का अपवाय तंत्र हो जाएगा, दूसरा आपका गंगा नदी का अपवाय तंत्र हो जाएगा, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाय। तो ये 3 अपवाय तंत्र आपके देखे जाते हैं। पहला हमारा कौन सा रहेगा, सिंधु नदी का अपवाय तंत्र। मतलब कैसे किस आधार पर देख रहे हैं, तो हिमालय नदियों का जो आपका जो अपवाय तंत्र है उनको हमने 3 कैटेगरीज में कर लिया। कौन सा, सिंधु नदी का अपवाय तंत्र, और दूसरा आपका हो जाएगा गंगा नदी का अपवाय तंत्र, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाय तंत्र। ओके, तो हिमालयी नदियों का अपवाय तंत्र ये कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे क्या है। सिंधु नदी के अपवाय तंत्र की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का जो अपवाय तंत्र है, तो सिंधु नदी जो भारतीय उपमहाद्वीप और जो एशिया की सबसे लंबी प्रमुख नदियों में से एक है। ध्यान देना, नदी है सिंधु, तो कैसी ये भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी प्रमुख नदियों में से एक है, जो पश्चिम तिब्बत, तो जब भारत का हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका तिब्बत जो पड़ेगा तो पश्चिमी तिब्बत से ऐसे यहाँ से ऊपर से निकलेगी, आप समझ रहे होंगे। पश्चिमी तिब्बत भारत पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती। ओके, समझ में आ गया। तो सिंधु नदी का अपवाय तंत्र। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कैसे क्या सारी चीज़ें, क्योंकि ढेर सारी नदियों के नाम आएंगे। एक एक्सप्लेनेशन में इसमें रहेगा, बट जो चीज़ें कमी रहेगी वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बता देंगे। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिश्रण से सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलने से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। यह सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। अब ये ध्यान देना, फतुआ के पास, आई थिंक ये बिहार का क्वेश्चन होगा। देखो बिहार का है, हाँ ऐसे क्वेश्चन हुआ। तो फतुआ के पास मिलती पुनपुन नदी है जो बिहार के शहर फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। तो वो ड्रेनिंग सिस्टम पूरा आप देखेंगे गंगा वाला, फिर बताएंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। ये दो कथन दिए गए और यूपीपीसी 2023 का क्वेश्चन है। केवल इसमें से अगर देखें तो पहला वाला सही है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, दूसरा आपका गलत था। ओके, तो गंगा नदी कन्नौज के निकट, गंगा नदी है जो कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, मतलब सॉरी रामगंगा नदी है जो कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। जबकि बेतवा नदी प्रयाग के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। तो गंगा नदी का अगर थोड़ा सा अगर नाम आया है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं गंगा नदी को, है ना, कहाँ से उद्गम है क्या है, क्योंकि चीज़ें यहीं से कवर होती रहेंगी। तो गंगा हेडिंग डाल के हम इसको कवर करते हैं, जो जो नाम आएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 25 किलोमीटर आराम से याद हो जाता है ना। भारत की ये सबसे लंबी नदी है, भारत की पूछा है, ध्यान रखना। दूसरा है उद्गम इसका है जो, तो उद्गम की बात करेंगे तो ये गंगोत्री से होता है। गंगोत्री हिमानी के प्रमुख, गंगोत्री हिमानी के जो गोमुख से होता है। अन्य जो उसका नाम है, इसी को देखो पद्मा भी कहते हैं हम लोग, तो कंडीशन पता होगी कहाँ कहते हैं। मेघना भी कहते हैं, ओके, लास्ट में मेघना हो जाता है। और अपवाय इसका जो पूर्ववर्ती है, पूरब की ओर होता है, समझ गए, इधर जाएगा। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में, तो लास्ट ड्रेनिंग उसका जो मुहाना है गंगा वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ये आपका हो गया गंगा नदी के बारे में, ठीक है। जैसे आएगा थोड़ा इसको इंट्रो करते रहेंगे, चीज़ें रिवीजन होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो बताना है आपको ये जोड़े बने हुए हैं कौन से किससे मैच कर रहा है। इसका तीसरा दिया है, पहले का चौथा हो जाएगा। मतलब यमुना नदी है आपका यमुनोत्री से निकलती है, सीधा देख सकते थे बट ठीक है चलिए। बी का तीसरा है कृष्णा है महाबलेश्वर से। सी का दूसरा गोदावरी है आपका नासिक, और महानदी है आपका सिहावा से। तो इनका ये मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया होगा। यमुना यमुनोत्री बंदरपूंछ से, कृष्णा आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र, गोदावरी आपका त्रिवेंकेश्वर नासिक से, महानदी सिहावा पहाड़ी से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलते हैं। तो देखो एक ट्रिक रहेगी, आभा करके याद कर देना। आ से अलकनंदा और भा से भागीरथी। तो ये आभा हैं जो देवप्रयाग पे मिलते हैं। बड़ा मतलब कन्फ्यूजन, उधर रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग तो एक जैसे। तो आभा देव, ठीक है। अभय देवल याद कर लो, ठीक है, सीधा सा बात ठीक है, अभय देवल याद कर लीजिए। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी है देवप्रयाग उत्तराखंड में, एक दूसरे से मिलते हैं। और यह नदी, यहीं से दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के रूप में जाना जाता है। पिंडर और अलकनंदा नदी कर्ण प्रयाग में तथा मंदाकिनी और अलकनंदा की बात करेंगे तो ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। इनके मिलन बिंदु थे। तो अगर हम थोड़ा सा अलकनंदा के बारे में अगर बात करें तो अलकनंदा नदी है जो, इसका जो अपवाह है, हेडिंग हमारी जो रहेगी अलकनंदा, ओके। अलकनंदा नदी की बात करें तो इसका जो अपवाह है चमोली, टेहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिला से होता है। प्रमुख तटीय शहर इसमें जो है बद्रीनाथ आ जाता है। और देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है, ठीक है। अलकनंदा आया, अलकनंदा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जैसे जैसे छोटी मोटी जो नदियां हैं आती रहेंगी बीच में, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते रहेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट समझ में आएंगे। ओके, अच्छा मंदाकिनी भी देखना। चलिए यहाँ पे मंदाकिनी रिवर्स और दिख रही है, मंदाकिनी को भी देख लेते हैं। पता नहीं आगे आया या ना आए, देख लीजिए। मंदाकिनी नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम है चौरा बाड़ी ताल से होता है और संगम इसका अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में होता है। अपवाह क्षेत्र केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य
तटीय शहर इसकी बात करेंगे तो केदारनाथ है, मंदाकिनी नदी के तट पर, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। ओके, जो लिखा था इसमें लास्ट में, थोड़ा सा डिस्कशन ठीक रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपके दिए गए हैं इसमें से डी वाला कह रहे हैं नहीं है, सीधा दिखा है ना। मालप्रभा है, कृष्णा सहायक नदी है इसकी, हेमावती की कावेरी की सहायक नदी है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता है गोदावरी की सहायक नदी। ओके, तो प्राणहिता गोदावरी की है, महानदी की नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, बताइए। बीपीएससी का क्वेश्चन है, किस गांव, नगरी गांव से निकलती है। तो सुवर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची की नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी से में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है राणू है, कांची तथा खरगई है। देखो ये बिहार इस वजह से पूछा कि बिहार से ही आपका हट के झारखंड बनाया गया था, तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। गंडक नदी का दूसरा नाम बता दीजिए क्या होता है। नारायणी नदी है, अभी आपको पता होगा नारायणी नदी के बारे में, अयोध्या मंदिर के बारे में, ठीक है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी, इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से, हाँ जो काला पत्थर है वो लाया था, तो समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। तो गंडक नदी का ये बात थी। तो उद्गम कहाँ से देखा इसका, नेपाल हिमालय से। संगम कहाँ है, गंगा नदी से, ये सोनपुर पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, गंडक नदी। ओके, कोसी नदी की बात करते हैं। तो कोसी नदी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो ये 130 मीटर है। कोसी नदी के जो माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 30 मीटर। यह मैदान बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित रहता है। तो कोसी नदी के बारे में आपने देखा क्या, थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कोसी नदी के बारे में, इसको सर्किल करके फिर डिफाइन करते हैं। उद्गम है इसका, तो उद्गम की हम बात करेंगे गुसाई थान से होता है, नेपाल हिमालय के पास से क्या होता है, गुसाई थान से होता है। ओके, लंबाई की बात करें तो उसकी 720 किलोमीटर लंबाई है इसकी। विशेषता क्या, आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसकी जो धाराएं कहाँ कहाँ जाती हैं, तो ये 7 जगह से होती हैं। तमूर है, अरुण है, सुन है, कोसी है, दूध कोसी हो गई, भोटे कोसी हो गई, तंबा कोसी, इंद्रावती कोसी, सब है। अन्य नाम इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। संगम इसका जो गंगा नदी से होता है, कहाँ पे होता है, तो भागलपुर बिहार में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी भी आपका कंप्लीट हो गया। देखो जितने भी आएंगे सारे उनको धीरे धीरे करा देंगे। नासिक जिले में त्रिबंकन पहाड़ियाँ से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो नासिक जिले से त्रिबंकन पहाड़ियों से निकलने वाली आपकी वो है बैतरणी है। कौन सी है, बैतरणी। तो ये बैतरणी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबंक के सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम की ओर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। तो तानसा नदी, पिंजल नदी और सूर नदी इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी है, तानसा नदी, पिंजल नदी, सूर नदी इसकी सहायक नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रभावित होती है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 राज्यों से कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी है। माही नदी ये मध्य प्रदेश, हाँ कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये राज्यों में प्रभावित होती है। और हमने देखा है कि जो हमारी कर्क रेखा भी है इन्हीं 3 राज्यों से निकलती है ना। सबसे पहले गुजरात आएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से माही जो नदी है वो इसको 2 बार काटती है। इसका आबादी क्षेत्र जो 34,842 वर्ग किलोमीटर है, उसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी जाखम हो जाएगी, सोम हो जाएगी, चाप है, अनस है, ये इनकी प्रमुख नदियाँ हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी नदी थी, माही नदी के बारे में हम लोगों ने देखा। नहीं उसमें लिखा था ना, तो अलग से बताने की जरूरी नहीं। जैसे उद्गम की बात करेंगे तो बताएं, तो बिंद श्रेणी धार जिला मध्य प्रदेश, अववाही क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है ना। मोहाना है खंबात की खाड़ी, ये मोहाना रह गया होगा।
चलिए क्लियर हो गया। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पूर्णा के बारे में बताना हम लोगों को। वैसे मैं इंपॉर्टेंट जो नदियाँ बताता जा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, बैठे रहिए। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो सहायक नदियाँ वो हैं आपकी ताप्ती की। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता श्रेणी की पहाड़ियों से से निकलती हैं और यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली नदी है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी घाटी है बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी? वो आपकी महानदी हो जाएगी। तो राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह क्षेत्र आपका 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है वो आपका 87,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके 98,796 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र आपका 65,145 वर्ग किलोमीटर। ये नदियाँ आई हैं ना, तो अभी इनको बाद में डिफाइन कर देंगे, जैसे वो आएंगे क्वेश्चन सीधी पर्टिकुलर इसी के ऊपर तो बता देंगे। अच्छा, महानदी आया तो आपको महानदी देखना है, देख लीजिए भाई। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जिसका नाम आता है, जो लगता है इम्पोर्टेंट, वो बता देते हैं। अभी इसको आगे बता देते हैं महानदी को। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन भी कवर हो जाए ना। चलिए, नहीं मानोगे, ठीक है। देख, तो महानदी चलिए देख लीजिए क्या है। उद्गम इसकी अगर हम लोगों ने देख ही लिया है कहाँ से हुआ ना, तो सिहाबा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से हुआ था, ठीक है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी शिवनाथ है, हसदेव है, इब है, तेल है, ये सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और अपवाह क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, लगभग इसकी जो 851 किलोमीटर की जो है। डेल्टा का निर्माण ये पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। बस ठीक है, बकाया नॉलेज थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया बताना है। अभिकथन दिया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा कारण दिया गया, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और आर की व्याख्या भी कर रहा है। ओके, व्याख्या देखते हैं। क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, 2021 का क्वेश्चन है पीसीएस का। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है। यह नदी पहले गंगा नदी की सहायक थी, परंतु 1787 में 1787 में आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, दिकच्चू, रंगित जैसी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है वो आपका जोंक नदी नहीं है। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं, क्योंकि यह महानदी की सहायक है और इसका जो उद्गम है सोनेबेरा पठार उड़ीसा से होता है। देखो आप यहाँ पे दिए गई चीज़ें तो हम अलग से इसको नहीं बताएंगे। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगल जिला, छत्तीसगढ़ से महासौदौर तथा बालो दावा जार का क्षेत्र है। तो अन्य जो इनकी पुनपुन नदी, अजय नदी तथा जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये छोटा नागपुर से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार से, और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी का, तो नहीं है लेकिन और भी है। तो दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसको बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कह रहे थे। बराकर, जमुनिया तथा बरक्की इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रभावित होने के कारण इसकी सहायक नदियाँ गहरी घटिया तथा जल प्रपात का निर्माण करती हैं। स्वर्णरेखा मुख्यतः बरसाती नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 29,196 वर्ग किलोमीटर। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहता है। कोयल नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार है। कोयल नदी पालमू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियों दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती हैं। ये कोयल नदी का पार्ट था।
कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, फिर आगे कराते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें तो, लगभग 80 क्वेश्चन से अभी हम लोग 15 पे पहुँचे। तो पेशेंस को बनाए रखिए, जुड़े रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय नदी है। तो ट्रांस हिमालय नदी के बारे में बताना कौन सी होगी, वो आपकी हो जाएगी सतलज। जैसे सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा रिवर है। कैसी ये सदा नीरा नदी है, और इस नदी का जो उद्गम है हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। 2020 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है, और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भांगड़ा नागल जो बांध बनाया गया, कौन सी रिवर्स की बात कर रहे हैं? सतलज की बात कर रहे हैं। तो अगर सतलज के बारे में भी हमने आपको नहीं बताया तो सतलज रिवर्स के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। देखो कुछ मैंने बताया कि जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, है ना जी। तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और 1450 किलोमीटर का इसका जो अपवाय तंत्र है हम बोल सकते हैं, ये इतना लंबी नदी है। बांध के पीछे मतलब इसी पे भांगड़ा नागल जो बांध बना है, तो बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसको गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, तो ये इधर से जाकर पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ओके, हाँ समझ में आ गया। अब देखो इस सतलज नदी की थोड़ा सा और देख लेंगे तो प्रमुख जो तटीय शहर हैं इसमें, जैसे लुधियाना इसके किनारे पे स्थित है, पंजाब है, फिरोजपुर है, ये सारी चीज़ें आ जाए। हाँ पूछ देता है ना कभी कभी कौन सा शहर इस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व, ध्यान देना पश्चिम से ऐसे चलना, पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। तो बताना है कौन सा इससे मिलती है। इसका ए सही है, मतलब पहले सबसे पहले चंबल मिलेगी, फिर इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर सिंध, दूसरे नंबर पर सिंध आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे बेतवा है, और चौथे नंबर पे कैन नंबर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाते वक्त। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री के निकट बंदर पूंछ यमुना से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री के निकट जो बंदर पूंछ है वहाँ से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, और इसकी जो सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम ऐसा है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। किसके बारे में बात की हमने? यमुना नदी। समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा यमुना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अब आया है तो इसके किनारे जो स्थित शहर हैं ये पूछ दिए जाते कभी, तो हम नई दिल्ली पहले तो इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। दूसरे शहर की बात करेंगे तो हमारा आगरा आ जाएगा। आगरा, इसके देखो गंगा और यमुना का दोनों को पूछता है कौन से शहर स्थित। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। मथुरा के बाद इटावा हो जाएगा। ये प्रमुख शहर हैं जो यहाँ पे यमुना नदी के किनारे स्थित है, और प्रयागराज में ये आके इलाहाबाद से मिल जाती है, सॉरी इलाहाबाद में आके प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। ओके, अब गंगा के किनारे के भी पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। तो सबसे गंगा के किनारे क्या? हरिद्वार का जो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड का हरिद्वार। उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर है वो हो जाएगा। फिर कानपुर हमारा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, भागलपुर जो बिहार में, पटना बिहार का ही, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? देखो पूछ दिया गया ना, पहलगाम के बारे में पूछा, ही बीपीएससी का क्वेश्चन है। किस नदी के किनारे? तो लेदर नदी के किनारे पहलगाम स्थित है। तो पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक विख्यात पर्यटन स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा
एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी यही लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो अभी अमरनाथ की यात्रा जो चल रही है 30 किलोमीटर, जिसमें पैदल चला जाता है सारी चीज़ें, तो यहीं पे ये आपका बेलगांव से ही शुरू होता है, लिद्दर नदी के किनारे। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्र और भागा नदियाँ किस शहर में, किस क्षेत्र से बहती हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट है। सी राइट का मतलब है लाहौल नदी से, लाहौल क्षेत्र से बहती हैं। तो चंद और भागा नदी का जो मिलन स्थल हिमाचल प्रदेश के टांडी लाहौल में है। हिमालय की गोद में बसे इस जिले में चंद्रभागा नदी का अनोखा प्रवाह है। और चंद्र नदी चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र। ध्यान देना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। चंद्र नदी क्या, चंद्रमा की पुत्री, और भागा सूर्य का पुत्र माना जाता है। और चंद्रभागा ये नदियाँ के जो मिलने से चिनाव नदी बन जाती है। दोनों चंद्रभागा मिलती हैं और उससे क्या है, चिनाव नदी का निर्माण होता है। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा के बारे में देख ली तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट होगा। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका विंध्यन पहाड़ियों। बेतवा नदी विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो प्राचीन नाम बेत्रवती था। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है बेतवा। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 470 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी जो संपूर्ण लंबाई है 590 किलोमीटर है। हमीरपुर के निकट ये यमुना में मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी हो गई है बेतवा। और उपसहायक, गंगा की उपसहायक बोलेंगे तो तब भी बेतवा हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे माता टीला बांध आपका जो बना हुआ है इसी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, देखो ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? कौन सी नदी भैया से? ये लूनी नदी है। दरअसल क्या ये राजस्थान, यहाँ से राजस्थान में ये लोप होने वाली नदी है, मतलब अदृश्य नदी है। तो स्टार्टिंग में तो मीठा पल मतलब मीठा पानी मिलता है क्योंकि इसमें जल रहता है, फिर ये लोप हो जाती है नमकीन नदी। तो लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह राजस्थान की अजमेर जिले के दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नांग पर्वत का नांग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। गुजरात तक जा रही है कच्छ के रण में और वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। नांग पहाड़ी उद्गम से ये बाड़मेर बालतौरा तक मीठा जल मिलता है। देखो ध्यान देना, कहाँ से? नांग पहाड़ी जो उद्गम है वहाँ से बाड़मेर बालतौरा तक ये मीठा पानी देती है। फिर बालतौरा में पहुँचते ही इसका जल खारा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा के बारे में बताना। तो ये बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। तो बंगाल डेल्टा को दो भागों में पश्चिमी पूर्वी डेल्टा में विभाजित किया गया है। पश्चिमी डेल्टा को हम प्रो बागची द्वारा 3 उप भागों में बांटा गया है। मोरीबंद डेल्टा जिसको बोल सकते हैं, पौर्ण डेल्टा बोल सकते हैं, और ज्वार सक्रिय डेल्टा बोल सकते हो। इस प्रकार जो मोरीबंद डेल्टा है बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी एक ही नदी आपकी जो बार बार से आती है, दामोदर नदी है, तो भ्रंश घाटी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो झारखंड के छोटा नागौर पठार के पूर्वी भाग से निकलने वाली दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है और रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती है। ग्रहण करते हुए ये आपके हुगली में विलीन हो जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है 541 मील है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 22,000 वर्ग किलोमीटर है। निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बराक, जमुनिया तथा बरकी इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो यहाँ पे कोसी नदी के बारे में बताना है, कहाँ पे गंगा से मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि कुर्सेला में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला। तो कोसी नदी कुर्सेला मतलब कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप मतलब शोक भी कहते हैं। इसमें आने वाली जो बाढ़ है, बाढ़ से बिहार में अत्यधिक तबाही हो जाती है। ये आपकी कोसी नदी के बारे में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आई थिंक मैंने कोसी नदी के बारे में आप लोगों को बता दिया था, तो यहाँ से ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं।
है ना जी। भूल गए क्या? भागलपुर में, बिहार में, बिहार भागलपुर में गंगा से मिलती है। उद्गम स्थल इसका जो है गुसाईथान नेपाल है। लंबाई 720 है। विशेषता आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। धाराएं तमोर, अरुण, ढेर सारे नाम। 27 क्वेश्चन नंबर देखते। 27 क्वेश्चन में नंबर में लिखा, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि गंगा जो नदी घाटी है उसका उपभाग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वो उत्तरी कोयल बोलते हैं। उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। सोन की सहायक नदी है। अन्य नदियाँ गंगा नदी घाटी की उपनदी हैं। मतलब और जो संक अंक दी गई ये उपनदी नहीं है, वो केवल आपकी उत्तरी कोयल है। क्वेश्चन नंबर 28, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि मतलब राबिन्स के लिए विख्यात है? तो ये खंड भूमि के लिए विख्यात है, वो आपका सी हो जाएगा, चंबल। चंबल नदी है वो आपकी खंड भूमि के लिए विख्यात है। चंबल नदी की घाटी ये गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। यह नदी यमुना नदी की सहायक है और यह नदी जाना पाव की पहाड़ी मतलब मऊ से निकलती है। इसका जो प्राचीन नाम है चरमणेवती है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजना जैसे आपका गांधी सागर हो गया, राणा सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया और कोटा बैराज है। ये चुलिया जलप्रपात इसी नदी पर कोटा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में लिखा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। तो पश्चिमी घाट से जो नदी नहीं निकलती उसके बारे में बताना। तो बी हो जाएगा, ताप्ती नदी, वो आपके पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई बैतूल जिला के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये ब्रिज घाटी में प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित जो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऐसी आ रही है बह के। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कर्नाटक से निकल के ऐसे आएगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इस स्पष्ट यहाँ ताप्ती नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती, क्योंकि जो नमस्ते हम लिखते हैं ना, नमस्ते लिख के आप देखोगे ताप्ती है, माही है, नर्मदा है, साबरमती, ये सब आपके इस साइड के हैं, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। भारत की सबसे लंबी नदी तो पता है आप लोगों को, गंगा ही हो जाएगी। 25 इसकी किलोमीटर डिस्टेंस है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, सिंधु 800 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसन कौन सा है? तो दूसरा बड़ा नदी बेसन है वो आपका गोदावरी बेसन हो जाएगा। तो गंगा नदी बेसन के बाद गोदावरी बेसन का भारत का सबसे बड़ा बेसन है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है जो अभी बताया मैंने 1465 किलोमीटर है। इसका जो जल प्रवाह है वो क्षेत्रफल है इसका वो 31 हम बोल सकते हैं 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 48.6%। महाराष्ट्र ये 18.8%। तेलंगाना मतलब अगर हम जल ग्रहण की बात करें तो महाराष्ट्र में 48.6% जल जाता है इसका। 18.8% आपका तेलंगाना ले लेते, 4.5% आपका आंध्र प्रदेश और बचा कुछ है आंध्र प्रदेश और पंडिचेरी दोनों आ जाएगा 4-5%। 10.9 छत्तीसगढ़, 10% मध्य प्रदेश, 5.7% उड़ीसा, 1.4% ये कर्नाटक में इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? वो बेतवा नदी हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? बेतवा नदी है जो चंबल में नहीं मिलती। उपरोक्त विकल्पों में से बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की। शेष तीनों नदियाँ क्षिप्रा है, काली एवं जो पार्वती चंबल की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित मऊ के निकट निकलती है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह अपनी उत्खात भूमि मतलब बेडलैंड टैपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहाँ भीहड़ कहा जाता है। सी मतलब बेतवा। ओके,
बैतवा किसकी? यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये आपके देवप्रयाग में अलकनंदा, मैंने कहा था कुछ एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? अलकनंदा भागीरथी अभय देवल है ना, तो अलकनंदा भागीरथी देव से देवप्रयाग, तो ये दोनों मतलब अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं, तो अलकनंदा भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी अलकनंदा, ठीक है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा। उत्तराखंड की ये पंच प्रयाग और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी एक सहायक नदी है? तो ये आपके उपरोक्त में से इसमें से कोई नहीं, क्योंकि तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। कहाँ की? उड़ीसा राज्य की। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ इब, हस्तो आदि है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा आपकी जो है वो हो जाएगी किसकी? बी वाला ऑप्शन सही है, मतलब नर्मदा नदी की तवा आपकी नदी सहायक नदी है। किसकी हो जाएगी? नर्मदा नदी की। तो तवा नदी नर्मदा की सहायक है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है। तवा की प्रमुख सहायक नदी आपकी दैनवा, मालिनी और सुखतवा है। दूध गंगा नदी किन निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह झीलम की सहायक नदी है। एनजीटी ने हाल ही में इसके किनारे और बडगाम और श्रीनगर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्देश जम्मू कश्मीर सरकार को दिए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है। कथन दिया गया कारण। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना कारण है कि यमुना है जो अस्तत वाहिनी नदी है। तो सी इज राइट है, यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए ये देखते हैं क्या सही है। तो यमुना नदी का उद्गम है जो स्थित हिमालय के बंदर पूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसकी कुल जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। और ये बेसिन क्षेत्र जो इसका है 36 लाख बोल सकते हैं, नहीं 3,66,220 किलोमीटर है। दो इसकी जो बाईं तरफ से सहायक नदियाँ टॉन्स हैं, बाईं और दाईं आप समझ सके। ऐसे जब यमुना रिवर्स आती है ना ये, तो ये आपकी हो जाएगी लेफ़्ट साइड की और ये हो जाएगी राइट साइड की। ये पूछा जाता है आपका, तो बताना है इसकी जो बाई साइड की लेफ़्ट साइड की देखिए टॉन्स हो जाएगी। ये लिखा है देखो, टॉन्स है, हिंडन है, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। दाहिनी तरफ से जो आती है वो चंबल है, इधर चंबल है, बैतवा है, कैन है, सिंध है, ये सब इधर से आती हैं। ओके। तो ध्यान तब हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण जल का अतिशय दोहन है। दिल्ली जैसे शहरों में कितना जल का दोहन होता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और यूपीपी से 2015 का क्वेश्चन है प्री का। तो ये गोदावरी को, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई जो 1465 किलोमीटर है। इसका जो 44% भाग महाराष्ट्र में और 23% आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 20%, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। और देखो महाराष्ट्र में इसका 44% होगा, 23% आंध्र प्रदेश में, 20% तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश। इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ध्यान देना दोनों चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये बता दीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दोनों हैं, ए और बी, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। फिर महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
देखो मैंने नमस्ते करके जो लिखा है बस ये समझ लेना, ये आपके अरब सागर में गिरती बकाया यही आएंगे बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा है, ताप्ती है, लोनी, ये ये गिरती हैं आपकी कच्छ की रण में गिरती हैं, या हम अरब सागर बोल देंगे। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जांगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह बंगाल की खाड़ी में पद्मा नदी के साथ मिलकर गिरती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो ये कहाँ मिलती है? ये आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं, बताएं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है बट आप एक बार रीड कर लीजिए, रिवीजन होता रहता है। देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा में मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पर्वतीय तीर्थों में से एक है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा तथा विष्णु गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। कथन लिखा है, कथन कारण दिए गए। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही। तो भारत के जो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि वे ऊंचाई से समुद्र से में गिरती हैं। प्राप्त जो प्रपात की तरह, जिससे डेल्टा निर्माण के लिए उन्हें उपयुक्त स्थल नहीं मिलता है। दूसरे, इनका प्रवाह मार्ग छोटा होता है और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होने से अपर्दन द्वारा प्राप्त मलबा डेल्टा निर्माण की आवश्यकता से कम होता है। कारण दोनों सत्य हैं, कथन और कारण। भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बन रखती है। कौन सा रखती है? वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। वृक्षनुमा प्रवाह को हम पादपाकार प्रतिरूप मतलब डेंड्रिटिक पैटर्न्स भी कहा जाता है। इस प्रारूप का विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैलें वाले जो चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो वो आपका हो जाएगा घग्गर या सरस्वती, ऑप्शन बी। किसके लिए? अंतःस्थलीय अपवहन नदी। तो घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। यह नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्रभावित होने के बाद रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। कौन सी? घग्गर है सरस्वती नदी। यही बोलते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में संगम में आके मिलती है, अदृश्य नदी है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो चिनाव नदी, सॉरी आपका सतलज का नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं कहाँ। सतलज नदी का उद्गम है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल तिब्बत में होता है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। और रावी नदी का उद्गम है जो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान पहुंचती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भागीरथी नदी के बारे में है। तो भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका आपका कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट है। सी में लिखा है कि ये गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी गंगा की ही मुख्य धारा है। वही नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थल से निकलती है और टेहरी के पास जहाँ इससे भिलांगना नदी मिलती है वहाँ पर ये टेहरी डैम का निर्माण किया गया है। आगे देवप्रयाग में इसकी अलकनंदा नदी मिलती है जहाँ से संयुक्त रूप से इसे गंगा नदी कहते हैं। तो ये एक ही जगह से वहाँ से निकल रही, फिर आगे जाके ये देवप्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है, फिर यहाँ से इसे गंगा नदी कहते हैं। और इसकी जो संपूर्ण लंबाई है आपको पता ही है कि 25 है गंगा नदी की, वही इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती?
तो ये इसके लिए एक ही ट्रिक हम आपको बताए थे, नमस्ते कर लीजिए। ये जितने सब नमस्ते में आ गई हैं ना 3-4 रिवर्स, ये सब कभी डेल्टा नहीं बनाती हैं। जैसे नर्मदा हो गया आपका पहला ये, फिर माही हो गया, फिर आपका साबरमती, फिर आपकी ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अरब सागर में मिल जाती हैं, जहाँ यह डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारद्विमुख मतलब एस्चुरी बनाती हैं। इसके द्वारा डेल्टा न बनाने का प्रमुख कारण भ्रंश घाटियाँ से होकर प्रभावित होना है। सीधा पूछा जाता है क्यों डेल्टा नहीं बनाती भैया, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से होकर जाती हैं, जिससे इसमें अपवाद का अभाव रहता है, अवसाद का अभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती है। अभी मैंने बताया था कि अभय देवल से याद कर लीजिए, है ना। अभय देवल क्या है, तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में दोनों के नाम से ही इन्हें हम सम्मिलित रूप से गंगा नदी कहते हैं। ज्ञात हो कि उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग, जैसे आपका विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग, ये 5 हैं, नदियों के तट पर स्थित है। अब ये बात करते हैं, इनको देख लेते हैं डिफाइन करके। एक तो हो गया अभय देवल से, ठीक है। विष्णु प्रयाग में जो कौन कौन मिलता है, तो ये धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। तो इसको आप कोई ट्रिक बना सकते हैं क्या। धौनी नहीं, अब आग को कैसे बोलोगे, ऐसे बोल सकते हैं धोआ विष्णु ने, है ना। तो धौली गंगा और अलकनंदा हो जाएगी विष्णु प्रयाग में। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अल्क पिंड, ऐसे बोल दो अल्क पिंड जो कर्ण में लटका रहता है ना, अल्क पिंड। तो ये अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग आपका मंदाकिनी अलकनंदा। आमदनी से मंदाकिनी याद कर लिए। रुद्र जो होता है अपने घर पे रखिए जिससे आमदनी होगी। तो आमदनी मतलब अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। नंद प्रयाग की बात करें तो नंदनी आजकल, है ना, इसमें हो जाएगा नंदाकिनी अलकनंदा। नंदनी आजकल नंद प्रयाग, है ना। बस हो गया आराम से। थोड़ा सा ट्रिक देखो, इसको थोड़ा सा सेमेरियो बनाना पड़ता है कि चीज़ों को लिंक करने के लिए, नहीं तो भूल जाओगे। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से 2 वर्ग श्रेणियों के बीच बहती हैं। तो जो पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं इनमें से कौन से 2 जो पर्वत हैं जो श्रेणियों के बीच बहती हैं, तो वो हो जाएंगे आपकी श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा। क्योंकि ये बताया ना भ्रंश घाटियों से। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। 13-12 किलोमीटर, लगभग 1312 किलोमीटर यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह 583 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में अरावती श्रेणी से निकलती है। यह 371 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप लोगों को ये पता होता सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 50 है, हम अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जाए। मतलब इतनी प्रदूषित नदी है कि उसको जैविक मरुस्थल कहा गया है। तो ये दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड के पलामू जिले से निकलकर हुगली से मिलती है, और यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। दामोदर की जो सहायक नदी है आपकी बराकर हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, कोनार है, जमुनिया, ये सब आपके हो जाएंगे। महाभारत काल में महानदी का जो नाम था वो क्या था, तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पता हो जाएगा कि महाभारत काल में महानदी को हम चित्रोत्पला कहते थे। क्या बोल सकते थे, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। महाभारत के भीष्म पर्व में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय प्रजा चित्रोत्पला नदी का जल पीती थी। कौन भारतीय प्रजा थी वो किसका, चित्रोत्पला नदी का जल पीती थी और तट पर निवास भी करती थी। वर्तमान में यह नदी रायपुर जिले में सिंघवा श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। ढेर सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा 52 है। अधोलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है।
ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ताप्ती है ना, वही आपको भ्रंश घाटी जितने आ जाए नमस्ते करके सब लर्न हो गया। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैकुल से जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। अपवाई क्षेत्र जो इसका है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित हुई ये नदी अरब सागर के ज्वार नदन मुख में निर्माण करती है। 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न की सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। उद्गम क्षेत्र और नदी दी गई, कौन सा कहाँ से उद्गम होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी, ये आपको बताना है। वेरीनाग जो सीता झरना है कहाँ से है, महाबलेश्वर से क्या है। छोटा नागपुर का पठार किससे है, तो आप इसमें से आइडिया लगाइए क्या है। तो छोटा नागपुर पठार को ही मैच कर लीजिए, सीधा सा स्वर्ण रेखा जो आएगी आपकी, तो बी का हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मिल ही गया था छोटा नागपुर पठार का, ये तो बी मतलब ए का पहला ही पहला। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वो कावेरी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, बी बोला मैंने, बी। तो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम होता है। दूसरे का दूसरा जो वेरीनाग या जो सीता झरना है यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम से झरना है ना। सारे मैच तो हैं। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और छोटा नागपुर से आपका स्वर्ण रेखा नदी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी, वेरीनाग, सीता झरना, झेलम, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, स्वर्ण रेखा। तो पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी हैं, किसकी हैं, तो ये काली नदी की सहायक नदी है। किसकी, पूर्वी जो धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक है। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख नदियाँ इस प्रकार, जैसे अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गई है, भीलंगना होगा, मंदाकिनी, पिंडर और रामगंगा, ये सब उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता दीजिए। गोदावरी हो जाएगी, ऑप्शन सी इज राइट। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी गोदावरी क्यों है, क्योंकि गोदावरी गंगा नदी के पश्चात भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। गंगा की कितनी थी, 25। ओके, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है आपका महाराष्ट्र के त्रिव्यंबकम पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियों में आपका प्राणहिता, ये सहायक नदियाँ पूछ दी जाती हैं, तो प्राणहिता है, बरदा है, बैनगंगा है, इंद्रावती और पूर्णा, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग पहुंच गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, दोआब दिए गए हैं और नदियां दी गई हैं, कौन सा कहाँ से मैच करेगा ये बताना आपको। पहले लिखा है बिष्ट दोआब, तो बिष्ट दोआब कहाँ बनता है आपका, इसका ऑप्शन ए सही है। ए इसका मतलब होगा बिष्ट दोआब, जो तीसरे में जाएगा। तो ये बिष्ट दोआब मतलब ब्यास और सतलज नदी के मध्य बिष्ट दोआब बनता है। ओके, बी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो बारी दोआब है जो आपका, वो आपका रावी और ब्यास, देखो उसी जैसे सिमिलरिटीज़ दिख रही है। तो बारी दोआब क्या है, रावी और ब्यास से ही बारी बना है, या ब्यास या रावी नदी से बना है। ठीक है, बिष्ट का मतलब ब्यास सतलज। रचना दोआब की बात करेंगे तो रचना दोआब क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, पहला तीसरे का। तो रचना मतलब चिनाव और रावी के मध्य है, वो आपका रचना दोआब है। और चाज दोआब मतलब चिनाव और झेलम के मध्य में चाप दोआब है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही था। इसका कौन सा था, ए सही था। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज था, चाज दोआब चिनाव और झेलम हो गया था, और बारी दोआब आपका क्या था, रावी और ब्यास के मध्य। रचना दोआब का रावी तथा चिनाव के मध्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज़ लिखी है। 57 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियाँ का उद्गम जो है, उद्गम स्रोत हिमानियों के में स्थित है। कहाँ पे, हिमानियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये दो दिए गए, कौन से सही है कौन से नहीं। तो ए ही सही है हमारा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि भी करता है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे पुष्टि करता है कि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलने वाली नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी हैं, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अतः कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो वो आपका जमुनिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शिवनाथ नदी। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, जमुनिया। तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्वनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हाप है, आगर है, जमुनिया है, मनियारा, खगरा। सोच रहे होगे कैसे कैसे नाम हैं, कितनी नदियाँ। हाँ, अब देख लीजिए अलग अलग कितनी ढेर सारी रिवर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक बनाती है, बताइए। ये क्वेश्चन है। तो जो पर्वत श्रेणी है हिमालय का पूछा गया, तो हिमालय के आसपास का जो पर्वत श्रेणी है, सॉरी हिमाचल प्रदेश का, तो वही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सतपुड़ा है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है।
तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा रेंज जल विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक में सतपुड़ा के उत्तरी पूर्वी छोर से निकलती है तथा ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। ओके, नहीं हुआ क्लियर? देख लीजिए, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से सतपुड़ा के उत्तर पूर्वी छोर से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है समझ लेना, और ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य, देखो सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। तो ये सतपुड़ा से क्या हो गई? ताप्ती, नर्मदा से अमरकंटक। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। गोदावरी को हम बृहद गंगा कहते हैं। भारत में गोदावरी नदी के बृहद गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो लंबाई में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, इस वजह से कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ, तो ए हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है बोरीडिंग हो जाएगा, और नारंगी है, कोटरी है और गुदरा। ये आपकी इंद्रावती नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बोरीडिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा। तो इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी है जिसका उद्गम काला हांडी मतलब उड़ीसा से होता है, तथा ये दंतेवाड़ा जिले में गोदावरी से मिल जाती हैं, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बोरीडिंग है, नारंगी, कोटरी है, गुदरा है, निबरा, डंकनी, संकनी, रायकेरा, रावघाट, केंदा, खंडी, चारगांव आदि इसी नदी पर जगदलपुर के पास चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसे घोड़े की नाल के समान मुख के कारण भारत का नियाग्रा कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ बन गया, भारत का नियाग्रा कैसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। और ये कैसा है? ये चित्रकूट जलप्रपात स्थित है यहीं पे, और ये से घोड़े की नाल के समान मुख के कारण से भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ, मैंने कहा सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले का जो कृष्णा नदी क्या है, जो भीमा हो जाएगी सहायक नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की कौन सी हो जाएगी आपकी? ये ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी हो जाएगी सहायक। सी का दूसरा गोदावरी की इंद्रावती हो जाएगी। यमुना की चंबल, यहीं से पहला ही देख लेते। डी का जहाँ पहला दिया है, दो में दिया था बट एलिमिनेट करने के लिए, तो क्लियर हो गया। कृष्णा की भीमा और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? देखो नहीं मिलती पूछा गया, 2012 का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। तो सोन नदी है वो बाएं से नहीं मिलती है। गोमती है, घाघरा है, कोसी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हैं, जबकि सोन नदी दाहिनी ओर से मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी से पटना के निकट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64 है जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उनकी सहायक नदियों के साथ सही क्रम में सुमेलित हैं? तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। ऑप्शन इसमें जो है ए है, मतलब वो कह रहा है कि कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, इस टाइप से क्वेश्चन को देखना है। बी में गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं गोमती हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। सी है जो आपका यमुना की है, कैन, बेतवा, चंबल, ये इनकी सहायक नदियाँ। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ दी गई होगी। तो कृष्णा की और भी जो सहायक नदियाँ जैसे वर्णा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, डॉन, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा की बात करें तो गोमती, कोसी, गंडक, महानंदा, रामगंगा, यमुना। यमुना नदी की सहायक की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, पर्वतीय, टॉन्स आ जाएगी, हिंडन नदी आ जाएगी, उसके बाद सेंगर, रिंद, ये सारी नदियाँ आ जाएंगी। कावेरी की बात करें तो भवानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, हेमावती, लोकापावनी, हरगी, सिमसा, भवानी, अर्कावती और अमरावती, ये आपके इसके। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटी से आपको चलना है, सबसे लंबी क्या लिखा है, लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी की ओर। हाँ, सबसे लंबी से चलना है। तो यहाँ पे गोदावरी है जो सबसे लंबी है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा आ जाएगा इसके बाद, जिसकी 1401 किलोमीटर लंबाई है। महानदी है 851 किलोमीटर है। तापी की बात करेंगे तो 724 किलोमीटर लंबाई है। तो ये आपका ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है?
तो कौन सा नहीं है, भारत का पूछा है, पेन्नार नहीं होगा, नहीं तिस्ता, तिस्ता नदी नहीं होगा। 66 का देखते हैं, सी तिस्ता नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि तिस्ता जो भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है। तिस्ता नदी कहाँ, ये पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम हिमालय में घाटियों और रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। तिस्ता नदी अंततः बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले के कामरजानी मतलब बहादुराबाद में तिस्ता मुख्य घाट पर ये ब्रह्मपुत्र में गिरती है। जबकि माही है, पेन्नार, साबरमती और ये आपकी जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, ये सब भारत की मुख्य नदी बेसन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 67 में लिखा है कि झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना। पहले में लिखा कि झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, बिल्कुल सही है क्योंकि कश्मीर में ही झेलम आपकी युवावस्था में बहती है। दूसरा लिखा है कि ये कश्मीर घाटी में मिंडायर बनाती, हाँ ये कश्मीर घाटी में मिंडायर का भी निर्माण करती है। तीसरा लिखा है मिंडायर नदी भू आकृति या नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है, नहीं ये गलत है आपका। चौथा लिखा है मिंडार एक संरचना है जो नदी की पौर्ण अवस्था मतलब परिपक्व अवस्था में बनती है, बिल्कुल सही है, चौथा वाला सही है, युवावस्था में नहीं पौर्ण अवस्था में बनती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 1 3 4, 1 2 4। तो झेलम नदी तथा जो नदी भू आकृतियों के बारे में ये कथन दिए गए, झेलम कश्मीर घाटी में अवस्था में बहती है, ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है। मियांडर एक संरचना है जो नदी की पौणावस्था मतलब परिपक्व अवस्था में बनती है। झेलम सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक गहरी सक्रिय घाटी से पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील में बहती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो सतलुज की सहायक बतानी तो रावी हो जाएगी। हाँ, जो 5 नदी हैं ऊपर से वो एक दूसरे की सहायक हो जाती हैं। रावी नदी सतलुज की सहायक नदी है, जबकि बासपा, स्पीति, ब्यास सतलुज की सहायक नदियाँ। बासपा हो गई, स्पीति हो गई, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। उल्लेखनीय कि रावी नदी का उद्गम स्थल जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले मतलब कुल्लू की पहाड़ियों से है में स्थित जो रोहतांग दर्रे के समीप से, इसकी लंबाई जो 725 किलोमीटर जो पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो चिनाब की होगी ये उपनदी। 67 क्वेश्चन नंबर है, सूची है फर्स्ट सेकंड से मिलाना है, नदी और सहायक नदियों के बारे में बताना है कौन सी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देख सकते हैं जो समझ में आ रही होगी पहले उसको लगा दो। दामोदर की पैनगंगा महानदी की पैनगंगा हो जाएगी। गोदावरी, भवानी, बराक, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, मतलब गोदावरी की पैनगंगा है, महानदी की शिवनाथ हो जाएगी, दामोदर की बराकर और कावेरी की आपकी भवानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है वो संरचनात्मक मूल है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग की 2 प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती का विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भीय हलचलों का परिणामी प्रभाव द्वारा अपभ्रंश घाटी में हुआ है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के समान ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ का अनुसरण नहीं करती, बल्कि अपभ्रंश संरचना का अनुसरण करती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई दृष्टिकोण से इन नदियों का घटनाक्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक जाना है। तो सबसे लंबी नदी आपको पता है कौन सी है, गोदावरी है ना। अभी जस्ट पीछे हम लोगों को क्वेश्चन देखे तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही है। पहला क्या गोदावरी है, गोदावरी की है 1465 किलोमीटर लंबाई पे, कृष्णा है 1400 किलोमीटर लंबी, नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। ओके, फिर महानदी है 851 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से मिलती है। तो बताना है आपको, ये चिनाब है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। IAS UPSC का क्वेश्चन है, 2021 में आया था, जो भारत में से अपवाहित होते हुए पाकिस्तान सिंधु नदी से सीधे मिलती है। चिनाब नदी का जो उद्गम चंद्र और भागा नामक 2 सरिताओं के आपस में मिलने से होता है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में
बताया तो चंद्र मतलब चंद्रमा का बेटा और भागा मतलब सूर्य भगवान का बेटा। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी के बाड़ा लाश लादर्रे के पास से निकलती हैं। झेलम नदी का उद्गम है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग और पीर पंजाल गिरपथ में स्थित बैरी नाग झरने से होता है। यह नदी श्रीनगर तथा बुलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती हैं। इसी प्रकार रावी नदी तथा सतलज नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। चलिए 73 क्वेश्चन हम निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती? पूर्वी घाट की बतानी है। लिखा है ब्राह्मणी है, नागावली है, सुवर्ण रेखा है, वंशधारा है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे केवल 2 है, 2 और 4 सही है आपका। नागावली और वंशधारा है ये आपकी पूर्वी घाटी से निकलती है। तो नागावली नदी उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। तो नागावली नदी का जो उद्गम है भारतीय राज्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लख बहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। बंसधारा नदी का उद्गम पूर्वी घाट में उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ गांव के पास से होता है। यह नदी लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम के पहले बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मणी नदी है जो जिसे ऊपरी गंगा में दक्षिण कोयल नदी के रूप में जाना जाता है। इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित नागरी गांव के पास 600 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से अपवाहित होते हुए 799 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी प्रकार स्वर्णरेखा नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य के रांची जिले में होता है। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों से बहते हुए 395 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान दिए गए, नदी दिए गए। उपरोक्त में से युग्म सही सुमेलित नहीं है, प्रसिद्ध स्थान और नदी। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है कि पहला और दूसरा सही नहीं है, बकाया सब सही है। मतलब ए तीसरा सही हम्पी है मालप्रभा नदी के। तो देख लेते हैं क्या यूपीएससी ये 2019 का क्वेश्चन है। जो पंढरपुर है वो आपका चंद्रभागा महाराष्ट्र नदी से प्रसिद्ध स्थल है। और तिरुपिरचिरापल्ली है जो प्रसिद्ध स्थल कहाँ का, ये कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी कहाँ है, तुंगभद्रा कर्नाटक में स्थित। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। देखते हैं रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, केवल कह रहा है कि दूसरा वाला सही है, बकाया सब गलत है आपके। कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के चोलामू झील से है, जबकि ब्रह्मपुत्र का हिमनद तिब्बत के आंगसी हिमनद में है। तो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी का मुहाना ब्रह्मपुत्र में है। रंगीत नदी का जो उद्गम है सिक्किम के रथोंग हिमनद से होता है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। 76 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं, बताइए कौन सा होगा। 1 2 3 हो जाएगा। दिवांग भी है, कमेंग भी है, लोहित भी है, तीनों हैं। क्योंकि कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी का अभ्यायतन तीनों देश जैसे तिब्बत है, भारत है, बांग्लादेश में विस्तृत है। और ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है आपका। तिब्बत में इसे हम सांगपो मतलब यारलुंग या अरुणाचल प्रदेश में थे दिहांग कहा जाता है। पासीघाट के निकट 2 सहायक नदियों में दिवांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है जहां ब्रह्मपुत्र में से कई सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें सुबानसिरी, कमेंग, जिया भरेली, धनसिरी, मानस आदि प्रमुख हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है।
तो गोदावरी की बतानी है इसमें, 2 और 3 हो जाएगा। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो इंद्रावती और जो प्राणहिता है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है जो लगभग 1465 किलोमीटर है। इसकी बाई जो सहायिकाएँ मूड़ा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी, तालीपेरू, बैनगंगा, पैनगंगा, बरधा, दुधना तथा दाहिनी सहायक जो नदियाँ हैं, ये हमने बाह्य देख ली, अब दाहिनी देखते हैं। दाहिनी में पिरभरा आ जाएगा, मंजीरा है आपका, पेद्दा है, बागू, मनेर और किन्नेर सानी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? इसको डिफाइन करना है, बताइए क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है केवल यह एक रेखीय ब्रेंस मतलब रिफ्ट घाटी में बहती है, इस वजह से सही है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है और ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। यह ब्रेंस घाटी में बहती है, इसलिए इसका बहाव पश्चिम दिशा की ओर। नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो ब्रिंस घाटी से होकर बहती। मैंने बताया था, नमस्ते लिख के आप सारी चीज़ें पता कर लेंगे। और अरब सागर में गिरती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, जो दोनों की नदियां हम अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर से वही क्वेश्चन, देवप्रयाग, अलकनंदा, तो किसके मिलने? अभय देवल है। तो अभय मतलब अलकनंदा भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो आपका रुद्रप्रयाग है। आमदनी रुद्र से होती है, घर में रखी है। तो अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्र। अलकनंदा और नंदाकिनी की बात करें तो नंदप्रयाग, तो नंदाकिनी, नंदप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? बड़ा इजी क्वेश्चन है। कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती क्योंकि इधर आ जाएगी। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। तो कृष्णा नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, इसके बाद कृष्णा आती है। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर पहाड़ियों के समीप है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटपिरवा, मालपिरवा, मूसी, ये सब है। तो जो अरब सागर में गिरती हैं वो नदियों का नाम तो नमस्ते करके लिख दीजिए। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही हो गया, लूनी है, घग्गर है, बस लूनी घग्गर को ऐड कर दो। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। जितने आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाई के हुए जो 14 साल के पुराने क्वेश्चन हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। आपको इस टाइप के टॉपिक और मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जलप्रपात और झीलें। ओके, मिलते हैं।